अब हमने देखा है कि इस तरह की स्थितियां जो हैं वो पहले क्या CIA इंस्पायर्ड कलर रेवोल्यूशंस हो चुके हैं, अरब बिल्कुल स्प्रिंग्स हो चुकी हैं, जेन जी हो चुका है, ये पूरी की पूरी टेम्पलेट यही दिखती है। बिल्कुल तो सर। अब आप इसका विश्लेषण करें कि साहब कि ये जो इनविजिबल वॉर है, ये आज के जो मॉडर्न वॉरफेयर में ये कहाँ एग्जिस्ट करती है, और रिजीम चेंज करने का ये जो मेथड है, मुझे लगता है कि शायद ईरान में भी इन्होंने प्रयास किया था, लेकिन बिल्कुल वो रिजीम इतनी रूथलेस है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने 10,000 लोगों को मार दिया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल। तो फर्क उन्हीं रेजिम्स को पड़ता है जो थोड़ी सी सेंसिटिव होती है। जी। हाँ, ये देखिए, ये कोल्ड वॉर के टाइम से, इनफैक्ट 70s से ये फिनोमेना शुरू हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे इसी फिनोमेना को इस्तेमाल किया गया बहुत ज़्यादा तादाद में। इनफैक्ट जीन शार्प हैं जिन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें 198 तरीके यस, बताए थे इन्होंने, 198 मेथड्स ऑफ 198 मेथड्स ऑफ regime change. एक्शन, रिजीम चेंज। तो वो उन्होंने बताया था। उसके अलावा एक सॉल एलिंस्की भी हैं जिन्होंने रूल्स ऑफ यस। रेडिकल्स के नाम पर एक किताब लिखी थी, और उसमें उन्होंने 13 रूल्स एक्चुअली लिखे थे। अब अगर उन 13 बिल्कुल रूल्स बिल्कुल। को और ये जो इनके 198 मेथड्स हैं, अगर इनके दायरे से देखा जाए, तो हमें लगता है कि जितनी भी इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं, जितनी भी इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट की गई हैं, ये इन्हीं में से कुछ का प्ले अप था एक्चुअली। तो अब जब हम 13 रूल की बात करते हैं, तो एक्चुअली उसमें बेसिकली ये भी कहा जाता है कि अगर आपका ग्रुप छोटा है तो आप आवाज बड़ी करें, नॉइज बहुत ज्यादा करें, जिससे कि ऐसा लगे कि आप बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस, या आपकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। इसी तरह से इन्होंने तरीके बताए कि कुछ ऐसे चीजें करनी चाहिए जिससे लोगों के मन में फियर जो है वो खत्म हो जाए, क्योंकि जब फियर खत्म होगा तभी आएंगे और तभी लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अनएक्सपेक्टेड तरीके हैं जो इस्तेमाल करने चाहिए, और यही हर बार देखिए आप कहीं जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। लेकिन इन सब में एक्चुअली इनकी कोशिश ये भी होती है कि अगर जो नॉर्मल तरीके हैं, जो इनके नॉन वायलेंस की बातें इन्होंने की है, अगर वो नॉर्मल नॉर्मल तरीके नहीं काम करते हैं, तो कुछ ना कुछ इंस्टिगेशन के लिए कुछ कैटलिस्ट क्रिएट करने की जरूरत है। तो उसमें कुछ या तो एक्शन के तौर पर, जैसे आपने नेपाल में देखा, आग लगा दी बिल्डिंग में। इसी तरह हमने हर जगह देखा कि ये आग वाला सिलसिला जरूर होता है। कहीं ना कहीं कोशिश होती है कि एक आधी डेथ हो जाए, या एक कोई एक्टिविस्ट को के ऊपर अटैक हो जाए, तो उसके विजुअल्स हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक्चुअली इनके जो जीन शार्प के जो 198 जो तरीके हैं, उसमें जो लास्ट कंपोनेंट है, 3 पिलर्स बेसिकली हैं जिसमें बांटा जा सकता है। और जो लास्ट पिलर है उसमें जो इनके रूल्स हैं और जो तरीके बताए इन्होंने इन्होंने साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस को काफी तूल दिया है, काफी इंपॉर्टेंस दिया है। तो ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशन के कई सारे तरीके हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। और जैसे आपने बताया, इसका एग्जाम्पल हमने सर्बिया में देखा, जहां पर कि एक साइकोलॉजिकल बैरियर को लोअर करने की कोशिश की गई। और उसका तरीका वहां पर ये था कि एक सेटायर का इस्तेमाल किया गया वहां पर, कि मतलब लोगों को सस्टेन करने के लिए आपको उनको ह्यूमर में रखना जरूरी है। तो यहाँ पर इस तरह के एंगल्स दिखे। यूथ का पार्टिसिपेशन लगभग अब सभी जगह बढ़ता चला गया। अरब स्प्रिंग में भी इसी तरह से था कि कैसे आप थोड़े से समय में एक इमोटिव इमेजरी दे के, एक जिसकी शुरू में डेथ हुई, जिसको एक्चुअली जिसका मेन रीजन था इंस्टिगेशन का, सारी चीजों का, तो उससे आप लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। फिर अलग अलग कंट्रीज ने, रशिया ने भी यूज किया। फिर इलेक्शंस के टाइम पे हमने देखा कि कई तरह से इसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे इस साइकोलॉजिकल गेम का, जिसको अब कॉग्निटिव वॉरफेयर भी कहा जाता है, जिसमें कि आप इंसान के मन की या उसके दिमाग को आप कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इनफैक्ट 2018 में एक रिसर्च प्रोजेक्ट जो सामने आया था, यूनाइटेड नेशंस का की एक संस्था है एक्चुअली, सॉरी यूएस की एक संस्था है जिसका नाम है डार्पा। और डार्पा का बेसिकली ये डिफेंस रिलेटेड एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है ये। तो ये इसमें कुछ चीजें नजर आई, और इनके जो साइंटिस्ट थे या जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने बहुत डायरेक्ट एक्चुअली कुछ कमेंट्स दिए और कुछ अपने ऑब्जर्वेशंस दिए, जिससे कि काफी चीजों का खुलासा हुआ।
तो अगर हम इसको डार्पा को देखें, डार्पा के जो एक्शंस को देखें, तो एक इनका N3 प्रोग्राम था एक्चुअली। N3 प्रोग्राम में N3 का फुल फॉर्म है नेक्स्ट जनरेशन नॉन सर्जिकल न्यूरो टेक्नोलॉजी। और इसमें मेन जो चीज थी, हालांकि ऑफिशियल तरीके से इन्होंने बोला कि हम तो सिर्फ एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं, और हम बेसिकली कई मर्ज हैं, कई बीमारियां हैं या कई चीजें हैं जिसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन डार्पा का बेसिकली ये होता है कि वर्ल्ड ओवर जहां पे भी कोई रिसर्च हो रही है, उसका अगर डिफेंस एप्लीकेशन है तो वो उसको ओन कर लेते हैं किसी तरह से, या उसको ये अपने साथ में जोड़ लेते हैं। तो इसमें इनका जो मेन एक्चुअली कंपोनेंट है वो था कि माइंड सिग्नल्स को पहली चीज तो आप रीड कर सकते हैं बिना किसी कनेक्शन के। आपको कोई कनेक्शन नहीं चाहिए, आप रिमोट तरीके से माइंड के सिग्नल्स को लोगों के आप रीड कर सकते हैं। और दूसरा इसका कंपोनेंट था कि उसको राइट कर सकते हैं, आप माइंड सिग्नल्स लिख सकते हैं। तो अगर आप रीड कर सकते हैं, इसका मतलब लोगों का के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच चल रही है, वो आपको पता चल जाएगी। और जब आप राइट करते हैं तो चाहे इंडिविजुअल की सोच को, उसके बिहेवियर को, उसके बिलीफ सिस्टम को, या फिर उसके एक्शंस को आप मैनेज कर सकते हैं। या फिर इंडिविजुअल्स की जगह मास की भी जरूरत हुई कि बड़े तादाद में लोगों को अफेक्ट करना है, तो ये भी चीज हो सकती है। तो इस सिलसिले को देखते हुए कि किस तरह से ये कोशिशें समय के साथ में बढ़ी हैं, और उसी के साथ में हम ये भी देखते हैं कि एक्चुअली वॉरफेयर भी चेंज हुआ है। तो जो वॉरफेयर का दायरा है वो भी साथ साथ चेंज हुआ है, और इसके साथ ही जो सपोर्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, सपोर्टिव एफर्ट्स हैं, ये सारे चेंज हुए हैं। हालांकि सभी कंट्रीज इसके लिए कैपेबल नहीं थी, तो इसलिए जो सुपर पावर्स हैं या पावर्स हैं जिनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट और जिनकी टेक्नोलॉजीज ज़्यादा बेहतर थी, उन लोगों ने अपने आप को अप्लाई करने की कोशिश की।